हेलो स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि दोस्तों आज हम लेकर आ चुके हैं कक्षा 12 रसायन विज्ञान में चैप्टर आपका विलयन, और इसमें हम पढ़ेंगे पूरे अध्याय का महत्वपूर्ण परिभाषा तथा सूत्र। जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि इससे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएगा, छोटे छोटे परिभाषा भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और बहुत सारे फार्मूले भी आपको डायरेक्ट बहुविकल्पी या अति लघु उत्तरीय प्रश्न में अक्सर पूछे जाते हैं। तो अगर ये पूरे अध्याय को हम बता रहे हैं, अगर आप इन सभी टॉपिक को अगर पढ़ लेते हैं तो कम से कम हम कह सकते हैं कि आपका बहुविकल्पी यानी 1 अंक वाला क्वेश्चन, 2 अंक वाला और कम से कम 3 अंक वाला भी क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। और ये टॉपिक अगर पढ़ लेते हैं तो जो आपका आंकिक प्रश्न है वो भी आपका बनना शुरू हो जाएगा, वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन आपके इससे हो जाएंगे और ये पूरे चैप्टर की सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके परिभाषा, साथ में आपको सूत्र, सब कुछ आज के क्लास में बताने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज इस वीडियो को जो है आगे बढ़ने से पहले आप लोग एक बार लाइक कर दीजिएगा और सभी हमारे प्यारे स्टूडेंट्स जो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों, अपने फ्रेंड में। और चैनल पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप सभी का स्वागत है। आप सभी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, घंटी को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाले समय की इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ में बच्चों, आप सभी की 2024 की शानदार और जबरदस्त तैयारी करने के लिए हमने टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है। ठीक है, इन दोनों ग्रुप का जो लिंक है बच्चों इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, तुरंत जाकर के जुड़ जाइए ताकि आप अपने पढ़ाई को एक बेहतर मुकाम तक ले जा सके। ठीक है, और ठीक है, चलिए सेशन का शुरुआत करते हैं। लेकिन इस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करिएगा, तभी हम आने वाले समय का और भी सारे चैप्टर के, ध्यान सुनिएगा, और भी सारे चैप्टर के आपकी परिभाषा और सूत्र साथ में लेकर के आएंगे। और हाँ, इसका पीडीएफ की बात कर लेते हैं बच्चों। तो पढ़ाने के बाद इसका पीडीएफ आप कमेंट करेंगे तो हम टेलीग्राम पर हम शेयर कर देंगे। ठीक है, तो टेलीग्राम पर जो बच्चे नहीं जुड़े तुरंत जाकर के जुड़ जाइए ताकि जब हम टेलीग्राम शेयर करें, टेलीग्राम पर जब हम पीडीएफ शेयर करें तो आप तक पहुँच जाए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बच्चों। तो यहाँ पर ध्यान सुनिए, इस पर मत जाइए। ठीक है, अब यहाँ पे आपका विलयन और सॉल्यूशन। अब इसमें ध्यान सुनिए, छोटे छोटे परिभाषा भी हम आपको बताएंगे और छोटे छोटे सूत्र है, सब कुछ आज के सेशन हम समाप्त करेंगे। बस इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देखिएगा, आपका सब कुछ डाउट क्लियर हो जाएगा, बेसिक मजबूत हो जाएगा, तो आप सभी क्वेश्चन विलयन का अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए, अब नाम से क्लियर है कि सॉल्यूशन यानी विलयन किसे कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग विलयन की परिभाषा जानेंगे। तो परिभाषा के बच्चों कहता है कि 2 या 2 से अधिक रासायनिक पदार्थों का मिश्रण विलयन कहलाता है। ठीक है, अभी हम आपको डिटेल बताते हैं। आप कहेंगे कि 2 या 2 से अधिक रासायनिक पदार्थों का मिश्रण जो है वो विलयन कहलाता है। आगे कहता है कि सॉल्यूशन अर्थात विलयन के 2 अवयव होते हैं जिसे विलेय तथा विलायक कहते हैं। ठीक है, विलयन में जो पदार्थ कम में मात्रा में होता है उसे विलेय कहते हैं यानी कि सॉल्यूट कहते हैं, और जो अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक कहते हैं अर्थात सॉल्वेंट कहते हैं। जल में घुले चीनी के शरबत में चीनी विलेय और जल जो होता है वो विलायक तथा शरबत विलयन का कार्य करता है। अब बच्चों यहाँ हम थोड़ा सा फिगर के माध्यम से आपको बताना चाहेंगे, अब आप ध्यान समझिएगा। जैसे मान लेते हैं हम कोई एक, ठीक है, टब ले लेते हैं। चलिए, अब जैसे इसमें कहा गया है, इसमें कहता है कि जो घुल जाता है उसे हम विलेय कहेंगे और जो घुलाता है उसे हम विलायक कहेंगे, और इस पूरे घोल को जो है हम लोग विलयन कहेंगे। ठीक है, अब ध्यान सुनिएगा। जैसे बच्चों इसमें हमने ले लिया क्या भाई, मान लेते हैं कि 1 लीटर, ध्यान सुनिएगा, 1 लीटर हमने क्या ले लिया भाई, जल ले लिया अर्थात पानी ले लिया। ठीक है, और इसमें हमने ले लिया 250 ग्राम, ठीक है, 250 ग्राम हमने क्या ले लिया, चीनी ले लिया। तो आपको स्वाभाविक पता है कि 1 लीटर पानी में, अगर ध्यान सुनिएगा 1 लीटर ये पानी है इसमें, ठीक है, इसमें अगर हम चीनी घोलेंगे तो इसमें क्या है, चीनी 250 ग्राम डाल देंगे तो चीनी क्या हो जाएगा भाई, इसमें चीनी जो है क्या हो जाएगा, ये चीनी क्या होगा, घुल जाएगा। तो जो घुल गया यानी चीनी घुल गई, तो ये जो चीनी घुल गई तो ये हमारा चीनी क्या हो गया, ये चीनी हमारा क्या हो गया भाई, विलेय हो गया यानी कि विलीन हो गया, यानी उसमें मिल गया। ठीक है, लेकिन वहीं अगर हम बात करें पानी की, तो पानी क्या किया, उस चीनी को घुला दिया। ठीक है, उस घुला दिया यानी कि वह क्या कहलाएगा, विलायक कहलाएगा। यानी विलायक क्या होता है भाई, विलायक वह होता है जो दूसरे
रासायनिक पदार्थों को क्या करता है, घोलता है। इस तरीके से आप समझ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर पानी क्या किया, चीनी को घोल दिया, तो चीनी पानी का कार्य, पानी को क्या कहेंगे हम, विलायक कहेंगे, और चीनी को हम कहेंगे विलय, यानी को घुल गया। और इस पूरे घोल को हम क्या कहेंगे, विलयन कहेंगे, ठीक है। इस पूरे घोल को हम क्या बोलेंगे, विलयन कहेंगे। उम्मीद है बच्चों कि आपको विलयन की परिभाषा समझ में आ गया। अगर विलयन की परिभाषा समझ में आ गया तो आप धीरे धीरे पूरा टॉपिक अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। अब अपने मन से भी अगर एग्जाम में, परीक्षा में विलयन की परिभाषा पूछता है तो आप दे पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप समझाने के लिए आप दिखा सकते हैं, ठीक है, कि विलय प्लस विलायक बराबर क्या होता है, विलयन। अभी जस्ट हमने आपको यही बताया कि विलय यानी कि चीनी भी घुला और जल में घुला, तो दोनों को जब मिला देंगे तो जो घोल तैयार होगा वही तो हमारा क्या होगा, विलयन तैयार होगा। सिंपल सी बात। चलिए आगे बात करते हैं बच्चों। कहता है पॉइंट अगला कि विलयन के सांद्रण को व्यक्त करने की विधियां, ठीक है। अब ध्यान सुनिएगा, विलयन के सांद्रण को व्यक्त करने की विधियां। तो यहां पर कहा गया है कि किसी विलयन या विलायक के दिए गए आयतन या भार में उपस्थित विलय यानी जो घुला हुआ विलय के भार को विलयन का सांद्रण कहते हैं, कहा जाता है। विलयन के सांद्रण को निम्नलिखित विधियों द्वारा जो है हम लोग व्यक्त करते हैं। अब थोड़ा थोड़ा यहाँ पर परिभाषा हम लोग देखते हुए और इसमें फार्मूले देखते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए तो बच्चों यहाँ विलयन का सांद्रण व्यक्त करने के लिए जितने भी यहाँ पर विधियां, सबको हम एक बारी बारी से देखेंगे, पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे। तो पहला फार्मूला आपके सामने है और परिभाषा, पहला ध्यान सुनेगा, भारानुसार प्रतिशत हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो इसमें कहता है कि 100 ग्राम, ध्यान सुनेगा, 100 ग्राम विलयन में, यानी जो टब था हमने बताया था, ये जो टब में जो घुला है विलयन, ये कितना है, 100 ग्राम पर बात हो रही है, ठीक है। तो कहता है 100 ग्राम विलयन में घुले विलय की ग्राम में मात्रा को, यानी कि 100 ग्राम जो विलयन है उसमें जो विलय जो घुला हुआ है, विलय की मात्रा, विलय की ग्राम में, ठीक है, मात्रा को हम प्रतिशतता कहते हैं। यदि यहाँ पर कहता है कि W जो है, यदि यहाँ पर स्मॉल w जो है वो विलय का भार है, तथा ये यहाँ पर जो कैपिटल W है वो विलयन का भार है। तो यहाँ पर आप इसको नोट कर लीजिएगा कि जो यहाँ पर स्मॉल w है ये विलय का भार है। किसका भाई, विलय का भार है ये। अभी या इसका संकेत याद रखिएगा। और जो कैपिटल W है ये आपका विलयन का भार है। किसका भाई, विलयन का भार है, याद रखिएगा, ठीक है। इस जो परिभाषा, इसका सूत्र आ जाता है बच्चों यहाँ से कि विलय का प्रतिशतता अगर एग्जाम में पूछेगा आगे के प्रश्न में तो आप देंगे कि विलय की प्रतिशतता निकालने के लिए जो फार्मूला था वो बराबर होता है विलय का भार, विलय का भार गुणे 100। 100 क्यों, क्योंकि 100 ग्राम पर ही बात हो रही है, 100 ग्राम विलयन पर ही बात हो रही है। तो विलय का भार गुणे 100 बटे के विलयन का भार। अब संकेत में आप दिखाएंगे तो स्मॉल w इंटू 100 बट्टे के कैपिटल W। जहां पर आपको पता है कि यहाँ पर जो स्मॉल w है वो क्या है भाई, आपका विलय का भार है, और यहाँ पर जो कैपिटल W है वो क्या है, आपका विलयन का भार है। सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है आपका फार्मूला कि ग्राम प्रति लीटर। इसका भी आप ध्यान सुनिएगा परिभाषा। अब ग्राम प्रति लीटर की परिभाषा आप कैसे देंगे, अब यहाँ पर 1 लीटर विलयन में बात होगी, ठीक है। कहता है 1 लीटर विलयन में, अब यहाँ पर क्या था भाई, 100 ग्राम, ये किसमें था, भार में हो रही थी बात। अब ये क्या है भाई, ग्राम प्रति, जब लीटर आ जाएगा तो ये लीटर में बात होगी। तो कहता है 1 लीटर, ध्यान सुनिएगा, 1 लीटर विलयन में बात हो रही है। तो कहता है 1 लीटर विलयन में घुले विलय की ग्राम में मात्रा को ग्राम प्रति लीटर सांद्रता कहते हैं। यदि स्मॉल w ग्राम विलय और v जो है आपका कैपिटल V जो है वो लीटर विलयन में घुला है, तब यहाँ पर सूत्र कहता है कि विलयन का सांद्रता, ठीक है, विलयन की सांद्रता क्या हो जाएगी यहाँ पर, स्मॉल w बटे के कैपिटल V, और ये इसका जो मात्रक होगा ग्राम प्रति लीटर होगा। तो विलयन की सांद्रता निकालने के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्मॉल w क्या है, यहाँ पर विलय का, ध्यान सुनिए, स्मॉल w जो ग्राम विलय, यानी विलय जो है वो किस में होना चाहिए, ग्राम में, और जो यहाँ पर जो V है वो क्या, आयतन लीटर में, ठीक है। V क्या है आपका, विलयन का आयतन, जो विलयन जो घुला हुआ किस में रहेगा, लीटर में रहेगा। तो स्मॉल w बटे के कैपिटल V हो जाएगा, ठीक है। तीसरा है आपका शक्ति। इसको ध्यान सुनिएगा कि किसी विलयन के 1 लीटर में बात हो रही है, ठीक है। किसी विलयन 1 लीटर में विलय के ग्राम की उपस्थित मात्रा विलयन की शक्ति कहलाती है। यानी कहता है किसी विलयन में, कोई मतलब एक लीटर का हमने विलयन लिया हुआ है, ठीक है। विलयन में विलय के जो घुला हुआ है
विलेय के ग्राम की उपस्थित मात्रा जो है, ग्राम में जो उपस्थित मात्रा वही विलयन की क्या होगी, शक्ति कहलाएगी। ठीक है, तो इसे हम स्मॉल जी बटे के कैपिटल एल से प्रदर्शित करते हैं और यहाँ पर आप इसका मात्रक आप यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, सूत्र यहाँ पर लिखेंगे कि विलयन की सांद्रता बराबर विलेय का ग्राम में द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन किसमें होना चाहिए, लीटर में नहीं एमएल में दिया हुआ है। ठीक है, एमएल में होना, इंटू क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ जो वेरी इंपॉर्टेंट परिभाषा, अब यहाँ से ये आपके आंकिक पे ज्यादातर पूछा जाता है, नॉर्मलता, मोलरता, ये सब चीजें आपको तैयार करनी है। ठीक है, चलिए अब यहाँ ध्यान सुनिएगा, नॉर्मलता। तो नॉर्मलता की बात करते हैं तो कहता है 1 लीटर में ही बात हो रही है, तो कहेंगे 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के तुल्यांकी भारों की संख्या को उस विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। यानी कि 1 लीटर हमें कोई विलयन है, ठीक है, उसे विलय यानी जो घुला हुआ है, विलेय के तुल्यांकी भारों की संख्या को हम उस विलयन की नॉर्मलता कहेंगे। इसको हम लोग कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं, यानी नॉर्मलता को कैपिटल एन से दिखाते, याद रखिएगा। तो सूत्र कहता है यहाँ पर कि नॉर्मलता बराबर होता है विलेय की ग्राम प्रति लीटर सांद्रता। ठीक है, विलेय की ग्राम प्रति लीटर सांद्रता बटे के विलेय का तुल्यांकी भार, ये सूत्र याद रखिएगा। ठीक है, आने वाले समय में हम जब आंकिक इसका कराएंगे तो आपको चीजें समझ आएंगे कि इसका परिभाषा के साथ जो है इसका यूज कैसे हो रहा है। ठीक है, 5वां है आपका मोलरता। ये आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, परिभाषा सूत्र। ठीक है, तो मोलरता कहता है कि 1 लीटर विलयन, ये भी बात किसमें हो रही है, 1 लीटर विलयन में। 1 लीटर विलयन में घुले विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या को, अब यहाँ क्या भाई, उसमें क्या था भाई कि तुल्यांकी भार था। ठीक है, और इसमें क्या था, विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या, यानी जितने ग्राम अणु इसमें घुले रहेंगे उसी की संख्या को विलयन की मोलरता हम कहते हैं। इसको कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। तो सूत्र कहता है कि मोलरता यानी कैपिटल एम बराबर होता है विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या बटे विलयन का आयतन किसमें होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। ठीक है, विलयन का आयतन किसमें होना चाहिए, लीटर में। या फिर इसको सरल करेंगे तो विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या को हम इसको भी सरल करेंगे तो इसका सूत्र होता है कि विलेय का भार बटे विलेय का अणु भार बटे के आयतन लीटर में हो जाएगा। ठीक है, आयतन विलयन का आयतन किसमें हो जाएगा, आपका लीटर में हो जाएगा। तो विलेय के ग्राम अणु की संख्या अगर क्वेश्चन दिया रहेगा डायरेक्ट तो आप रख सकते हैं, अन्यथा आप विलेय का भार दिया रहेगा तो विलेय का भार बटे विलयन का अणु भार निकाल करके आप यहाँ पर सरल करेंगे। ठीक है, चलिए अगला है आपका कि नॉर्मलता तथा मोलरता का संबंध वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपके क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसका संबंध आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो नॉर्मलता बराबर जो होता है बच्चों, नॉर्मलता बराबर मोलरता गुणे मोलर द्रव्यमान बटे के तुल्यांकी द्रव्यमान होता है। और दूसरा संबंध होता है कि मोलरता बराबर नॉर्मलता गुणे तुल्यांकी द्रव्यमान बटे के मोलर द्रव्यमान। आपस इसको बदल सकते हैं, या अम्लों के लिए अगर बात कर लेते हैं, अम्लों के लिए नॉर्मलता जो होता है वो बराबर होता है मोलरता गुणे क्षारीयता। कि अगर क्षारों की नॉर्मलता अगर निकालेंगे तो मोलरता गुणे अम्लीयता हो जाता है। ठीक है, इतना ही आपको करना है। और नॉर्मलता का जो समीकरण होता है वो नॉर्मलता बराबर मोलरता गुणे संयोजकता होता है। एक संबंध ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, अगला है बच्चों की विभिन्न पदार्थों के तुल्यांकी द्रव्यमान। आपको यहाँ पर दिया है कि अम्ल का तुल्यांकी भार। ठीक है, इसका सूत्र यहाँ पर दिया है कि अम्ल का तुल्यांकी द्रव्यमान बराबर अम्ल का अणु भार बटे के क्षारकता आपका विस्थापन यानी H+ आयनों की संख्या। इसी तरीके से क्षार का आप सूत्र देख लेंगे, और लवण का तुल्यांकी द्रव्यमान बराबर लवण का मोलर द्रव्यमान बटे के धनायन पर आवेश की संख्या। ठीक है, ये आप चीजें आप याद करेंगे, आपके लिए काम देगा। इस तरीके से दोस्तों तत्व के तुल्यांकी द्रव्यमान निकालने के लिए फार्मूला की तत्व का परमाणु द्रव्यमान बटे तत्व की संयोजकता, और आयतन का तुल्यांकी द्रव्यमान निकालने के लिए जो फार्मूला था वो आयतन का सूत्र भार बटे के आयन पर जो आवेश होता है उसके लिए। ठीक है, अब यहाँ पर मोलरता की परिभाषा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो कहता है अब यहाँ पे जो मोलरता की परिभाषा देंगे वो आप 1 किलोग्राम विलायक में, ध्यान सुनिए, कहता है 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के ग्राम अणु की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। इसको स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। तो मोलरता बराबर विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या बटे विलायक का किलोग्राम में भार। अब ये देखिए अणुओं की संख्या, इसको थोड़ा सा सरल करेंगे तो विलेय का भार बटे विलेय का अणु भार लिख सकते हैं, बटे के विलायक का भार किसमें रहेगा, किलोग्राम में। ठीक है, विलायक का भार किसमें रहेगा, किलोग्राम में। ये फार्मूला याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत ही जल्द लेकर के आएंगे, आंकी आपको क्लियर हो जाएगा। अगला है मोल प्रभाज। ये भी फार्मूला आप याद रखिएगा। कहता है मोल प्रभाज की, ये डायरेक्ट आपसे एग्जाम में परिभाषा सूत्र पूछा हुआ है। कहता है परिभाषा की विलयन में विलेय या विलायक के ग्राम अणुओं की संख्या और विलयन में उपस्थित कुल ग्राम अणुओं की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। सिंपल सी बात। कहता है यदि विलयन में
विलेय तथा विलायक के ग्राम अणुओं की संख्या n और कैपिटल N या N1 और N2 भी कर सकते हैं हो, तब यहाँ पर हम कहते हैं विलेय का मूल प्रभाज बराबर क्या हो जाएगा, n अपान के n प्लस कैपिटल N हो जाएगा। और विलायक हम निकालेंगे तो जिसका देखिए विलेय का निकालेंगे तो विलेय ऊपर हो जाएगा और बाकी यहाँ पर दोनों हो जाएगा, विलेय विलायक दोनों हो जाएगा। अब विलायक का मूल प्रभाज निकालेंगे तो विलायक का आपका ऊपर हो जाएगा यहाँ पर और बट्टे की यहाँ पर दोनों का हो जाएगा। ठीक है, बस सिंपल से यही है। इसके बाद बच्चों आगे बढ़ लेते हैं कि भार आयतानुसार प्रतिशत, ये आपको निकालना है। तो इसका फार्मूला आप परिभाषा ध्यान सुनेगा, कहता है 100 मिली विलियन में उपस्थित विलेय की मिली आयतन विलियन की आयतन प्रतिशतता कहलाती है। विलेय की आयतन प्रतिशतता बराबर जो होती है वो विलेय का आयतन ml में लिखेंगे बट्टे के विलेय का पूर्ण आयतन ml में गुणे कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 100 हो जाएगा। इसी तरीके से बच्चों नवा आपका अगला आपका परिभाषा यहाँ पर आ जाता है सूत्र की विलेय की ppm आपको निकालना है, यानी कि पार्ट्स पर मिलियन में सांद्रता आपको निकालनी है। तो कहता है कि विलेय के 10 लाख मिली में विलीन विलेय के ग्राम की संख्या को विलेय की ppm में सांद्रता कहलाती है। तो ppm में सांद्रता बराबर विलेय का भार ग्राम में बटे विलेय का आयतन ml में लिखेंगे, इनटू क्या करेंगे 10⁻6 करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से दोस्तों फार्मलता का परिभाषा यहाँ पर दे पाएंगे। अब बच्चों यहाँ पर दो आपके नियम है जो कि आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला है आपका हेनरी का नियम, तो इसमें आप लिखेंगे हेनरी के नियम में आप लिखेंगे इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर, ठीक है, स्थिर ताप पर किसी दिए गए द्रव में किसी गैस की विलेयता आरोपित दाब की क्या होती है, समानुपाती होती है। ठीक है, और दूसरा जो कि आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बार बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि राउल्ट्स का नियम बताइए। ठीक है, तो इसमें आप आइए देख लेते हैं फटाफट। कहता है राउल्ट्स का नियम वाष्प दाब अवनमन पर। ठीक है, तो इसमें कहता है कि राउल्ट्स ने सन 1886 में किसी विलयन में विलेय के सांद्रण तथा वाष्प दाब अवनमन में संबंध स्थापित किया। विलेय की प्रकृति के आधार पर राउल्ट्स के नियम निम्नांकित 2 पद में उन्होंने दिया हुआ है। पहला दिया वाष्पशील विलेयों के लिए राउल्ट्स का नियम, इसमें ध्यान समझिएगा वाष्पशील विलेयों के लिए। ठीक है, कहता है इस नियम के अनुसार वाष्पशील द्रवों के विलयन में निश्चित ताप पर, यहाँ पर ताप क्या होगा, निश्चित रहेगा, निश्चित ताप पर प्रत्येक घटक का आंशिक दाब जो है वो शुद्ध घटक के वाष्प दाब तथा विलयन में उपस्थित मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है। तो अर्थात यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ठीक है, यहाँ पर हम दिखाएंगे सूत्र जो होगा वो PA = PA0 × XA तथा PB = PB0 × XB। अब यहाँ पर दिखाएंगे जहाँ PA तथा PB जो विलयन में क्रमशः द्रव A और द्रव B के वाष्प दाब, ठीक है, और यहाँ पर PA0 तथा PB0 जो है वो शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, ठीक है, तथा XA XB उनके मोल प्रभाज हैं। ठीक है, अब ये वाष्पशील के लिए था, ये अब ये दूसरा जो नियम दिए थे वो अवाष्पशील विलेयों के लिए। ठीक है, राउल्ट्स का नियम कहता है इसमें कि इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर, फिर देखिएगा राउल्ट्स के नियम में ताप जो रहेगा बच्चों वो स्थिर रहेगा, तो स्थिर ताप पर किसी अवाष्पशील विलेय के विलयन में विलयन का वाष्प दाब जो होगा वो उसमें उपस्थित विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती है। अब कहता है विलयन का वाष्प दाब बराबर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब गुणे विलायक का मोल प्रभाज। ये सिंपल सा फार्मूला याद रखिएगा कि PA = PA0 × XA हो जाएगा, या इस तरीके से आप देख सकते हैं या संकेत में आप कर सकते हैं। बाकी बच्चों आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आदर्श तथा अनादर्श विलयन, जिसमें आदर्श विलयन क्या कहता है याद रखिएगा। आदर्श विलयन का आपको परिभाषा याद होना चाहिए कि वे विलयन जो सांद्रण एवं ताप की सभी परिस्थितियों में राउल्ट्स के नियम का पूर्णतः अगर पालन करते हैं तथा उनके बनने पर एंथैल्पी अथवा आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होती है तो वह आदर्श विलयन कहलाता है। या फिर आप इतना भी कह सकते हैं कि वे विलयन जो सांद्रण एवं ताप की सभी परिस्थितियों में राउल्ट्स के नियम को पूर्णतः पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं। अनादर्श विलयन जस्ट वैसा ही करें कि वे विलयन जो राउल्ट्स के नियम का पालन नहीं करते हैं तथा जिनके बनने पर एंथैल्पी और आयतन दोनों में परिवर्तन होता है, अनादर्श विलयन कहलाता है। ठीक है, बाकी बच्चों और छोटे छोटे फार्मूले वो आप याद रख लीजिएगा। यहाँ पर विलयन के अणु संख्या गुण, ठीक है, क्वथनांक का उन्नयन यहाँ पर देख लीजिएगा, ये भी आपके चैप्टर के वेरी इंपॉर्टेंट है।
कहता है कि विलयन तथा विलायक के क्वथनांकों का अंतर जो होता है यानी डेल्टा टीबी यही क्वथनांक का उन्नयन कहलाता है। यदि शुद्ध विलायक का क्वथनांक टी नॉट और विलयन का क्वथनांक टी हो तो हम कह सकते हैं कि क्वथनांक का उन्नयन डेल्टा टीबी इक्वल टू टी माइनस टी नॉट होगा। इसी तरीके से बच्चों हिमांक अवनमन का सूत्र भी याद रखिएगा। कहता है कि विलायक और विलयन के हिमांकों का अंतर डेल्टा टीएफ हिमांक का अवनमन कहलाता है। यदि शुद्ध विलायक का हिमांक टी नॉट और विलयन का हिमांक टी हो तो हम कह सकते हैं कि हिमांक का इस बार अवनमन की बात करें तो डेल्टा टीएफ इक्वल टू टी नॉट माइनस के टी हो जाएगा। अब कुछ महत्वपूर्ण सूत्र बच्चों यहाँ पर दिया गया। क्वथनांक में उन्नयन द्वारा विलय के आणविक द्रव्यमान की गणना करने के लिए बच्चों फार्मूला दिया हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से हिमांक के लिए दिया हुआ आप लोग सूत्र याद रखिएगा। बाकी बच्चों अर्धपारगम झिल्ली की परिभाषा आप सभी जानते होंगे कि वह झिल्ली जो विलायक के अणुओं को निकल जाने देती है परंतु विलायक का अणु तो निकल जाता है परंतु विलय के अणुओं को नहीं निकलने देती है तो वह क्या कहलाती है? अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाती है। जैसे चर्मपत्र, अंडे की झिल्ली, कापर, फेरोसायनाइड झिल्ली आदि अर्धपारगम्य झिल्लियां हैं या इनके उदाहरण हैं। अब परासरण आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पेपर में आता है। परासरण तो वह क्रिया जिसके द्वारा तनु विलयन का विलायक किसी अर्धपारगम झिल्ली को स्वतः पार करके सांद्र विलयन में विसरित होता है, परासरण कहलाती है, ठीक है। और विसरण की परिभाषा भी हम देख पाएंगे कि विसरण सांद्रणों वाले विलयन को परस्पर मिलाने पर विलय तथा विलायक के अणुओं की जिस प्रकृति के कारण परिणामी विलयन की सांद्रता समान हो जाती है वो विसरण कहलाती है। अब यहाँ परासरण दाब है, कई पॉइंट ये चीजें आप याद करिएगा। परासरण दाब की माप भी आप देख लीजिएगा। परासरण दाब के अणु द्रव्यमान की गणना, ये फार्मूले हम आपको पीडीएफ बच्चों हम प्रोवाइड कर देंगे, वहां से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी ज़्यादा अगर यहाँ पढ़ाना शुरू करेंगे तो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो चला जाए, ठीक है। बाकी इसी तरीके से सभी सूत्र और परिभाषा हम चैप्टर वाइज आपको देते रहेंगे, ठीक है। आप जरूर कमेंट करिएगा अगर आपको हेल्पफुल लग रहा है तो बिल्कुल सभी चैप्टर का इसी तरीके से फिजिक्स का सब कुछ का देने वाले हैं, ठीक है। तो आज का सेशन बच्चों यही समाप्त करते हैं। तो एक बार आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सभी हमारे प्यारे छात्र जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कर दीजिएगा। और बहुत ही जल्दी ये तो रहा आपका विलयन की इसी तरीके से बच्चों आपका आने वाले समय के केमिस्ट्री में जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषा सूत्र है वो हमको चैप्टर वाइज लेकर के प्रोवाइड करेंगे। फिजिक्स का भी इसी तरीके से बच्चों लेकर के आएंगे। मैथ का भी हो सकता है कि इसी तरीके से लेकर के आए, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में इंपॉर्टेंट क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।